हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और मेरी वीडियो का जो आपका इंतजार था वो खत्म हुआ। जो रसायन विज्ञान का एक सेट बचा यानी कि सेट नंबर 7 बचा है, ठीक ना। केमिस्ट्री में आपका सेट नंबर 7 बचा, इसको हम आज मतलब कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना। मतलब एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन कई वीडियो बनाना पड़ेगा। तो 6 वीडियो अगर 6 सेट अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और देख लीजिए, ठीक है। और आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप लोग पीडीएफ नहीं खरीदना चाह रहे तो कोई बात नहीं है, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन आपको समय अगर बचाना है, ठीक ना, समय बहुत कम है, ठीक है, आपके लिए समय बहुत कम है। अगर समय बचाना है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और पीडीएफ खरीद लीजिए। 100 रुपये में केमिस्ट्री का 5 साल का, फिजिक्स का 3 साल का, बायोलॉजी का 2 साल का आपको मिलेगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करके तुरंत ये पीडीएफ खरीद लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए सेट नंबर हम लोग 7 पर चलते हैं, क्योंकि सेट नंबर 6 हो चुका है, ठीक ना। सेट नंबर 6 तक पूरा क्वेश्चन हो चुका है और ये सेट नंबर आपका 7 है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन के साथ लिख लिए हैं। देखिए रसायन विज्ञान अनसॉल्व सेट 7 2024 का कोड नंबर है 347 GF, ठीक ना। क्या जी एफ का फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को। बस बस वही एकदम लगे रहो, ठीक ना। तो यहाँ पर आज इसका द इंड कर देंगे, ठीक है। द इंड होने वाला ये सेट आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 है, एक का क है, अणुसंख्य गुणधर्म इनमें से कौन सा अणुसंख्य का गुणधर्म है। तो ये आपका परासरण दाब क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। देखिए पृष्ठ तनाव ये भी अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, घनत्व ये भी नहीं, इनमें से सभी ये तो है ही नहीं। तो इनमें से आपका कौन सा है, परासरण दाब है, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक में अवनमन है, ये सब जो होते हैं आपका ये सब अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित किस यौगिक में मैग्नीज मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो +6 किसकी ऑक्सीकरण संख्या है, तो मैं इसको अभी आपको हल करके बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर मैं हल कर दे रहा हूँ, यहीं पर, ठीक है। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही है ना, तो इसी को मैं डायरेक्ट हल करूंगा, ठीक है। और इसको भी हल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए K2 है, K2 को हम लोग क्या, जो जो के होता है, जो पोटेशियम होता है आपका, पोटेशियम का प्लस कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 2 पोटेशियम तो +2 होगा, ठीक है, +2 होगा। +2 प्लस में यम एन को हम लोग मान लेंगे यक्स, ठीक है, क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। प्लस में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और माइनस कितना होता है इसका, 2 होता है, गुणे में 4 कर देंगे, ठीक है, बराबर में 0। ये तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का एक तरीका, ये फार्मूला होता है ये। तो यहाँ पर 2 प्लस में यक्स, प्लस में ये 2 4 दूना के 8, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -8 हो जाएगा। और -8 बराबर में 0, ठीक है, -8। और ये 2 कहाँ जाएगा घटेगा इसमें से। तो ये यक्स -6 बचेगा बराबर में 0। तो ये माइनस जो 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका सेकेंड वाला सही होगा। और इसका अगर हम लोग निकालें तो देखिए इसका होता है, इसको यक्स मानेंगे तो ये इस पर 2 है, ठीक ना, तो 2x होगा, 2x। और ऑक्सीजन का कितना, देखिए यहाँ पर 2x हम उसको मान लिए। और ऑक्सीजन 3 है तो 3 दूना के 6 यानी कि -6 बराबर में 0 होगा, ठीक है। 2x बराबर हो जाएगा, इधर +6 हो जाएगा। और यक्स 2 इधर जाएगा तो इसको काटेगा, 2 तिहाई 6 तो +3 आएगा। तो यक्स बराबर +3 नहीं होता है, ठीक है। यक्स बराबर ये क्या होगा, +3 होगा ही नहीं, मैग्नीज का होता ही नहीं है +3, ठीक है। तो इसका हो जाएगा +4, इसका हो जाएगा इसका क्या होगा आपका 4 दूना के 8, ये 7 हो जाएगा, इसका +7, ठीक है। तो इसका पूछा है कि +6 किसका होगा, तो ये आपका होगा +6 इसका, ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर देखिए ग वाला है, निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है। उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है, तो ये आपका देखिए है आपका NO2-, ठीक ना। NO2- जो होता है उभयदंती होता है। और ये जो ये इसका इसका पूरा नाम अगर आप लोग को आ रहा है तो इसका पूरा नाम, EN का पूरा नाम बताइए मुझे, ठीक है। EN का पूरा नाम बताकर कमेंट करिए, वीडियो में कमेंट करिए कि सर जो EN है उसका फुल फॉर्म ये है, ठीक है। तो क्या है फुल फॉर्म, आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइएगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन है घ वाला, एसिटिल एसिटिल क्लोराइड की रोजनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है। जो एसिटिल क्लोराइड होता है रोजनमुंड जो अपचयन होता है, सॉरी बीच बीच में थोड़ा सा खांसी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो एसिटिल क्लोराइड होता है, ठीक ना, उसमें जो रोजनमुंड अपचयन होता है, रोजनमुंड अपचयन में आपका क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक ना। रोजनमुंड अपचयन में क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका
पहला वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंगा वाला है। अंगा वाला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो आपका जो प्राथमिक एमीन होता है यही जो होता है आपका आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, ठीक ना। प्राथमिक एमीन ऑप्शन नंबर ये वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें का बचा है। कौन सा क्वेश्चन, देखिए न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं किसके बंध द्वारा, फास्फोडाई एस्टर बंध द्वारा, ठीक ना। किसके बंधन द्वारा, तो फास्फोडाई एस्टर बंधन द्वारा। तो यहाँ पर देखिए पेप्टाइड बंधन द्वारा नहीं, ग्लाइकोसाइड बंधन द्वारा नहीं, हाइड्रोजन बंधन द्वारा नहीं। जो आपके न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड होता है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो ये फास्फो डाई एस्टर द्वारा बना होता है। हाइड्रोजन बंधन द्वारा कौन जुड़ा होता है, जो आपका एडेनिन ग्वानिन होता है, साइटोसिन थाइमिन होता है, ये सब जो होते हैं हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक ना। तो आपका जो ये न्यूक्लियोटाइड होता है ये किसके द्वारा, फास्फो डाई एस्टर बंधन द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका आ गया प्रश्न नंबर 2 का ये 2 अंक में पूछा जाता है, ठीक ना। क वाला है, देखिए कह रहा है क वाला, ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान जिसका मोलर द्रव्यमान दिया 180 ग्राम मोल इनवर्स दिया, ठीक है, कि 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता की गणना करना है, यम बराबर आपका कैलकुलेट करना है, ठीक है। यम जो स्मॉल यम होता है मोललता को जिससे दर्शाते हैं, ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोलर द्रव्यमान यहाँ पर दिया, मोलर द्रव्यमान यानी कि यम का मान दिया है 180 ग्राम, ठीक है। कितना दिया है, 180 ग्राम। और जो आपका स्मॉल डब्लू का मान दिया है 2.82 ग्राम दिया है, और कैपिटल डब्लू का मान आपका दिया है 30 ग्राम। और आपको निकालना क्या है, स्मॉल एम का मान निकालना है, मोललता ज्ञात करना है। फार्मूला आपको पता है, यहाँ पर ये देखिए फार्मूला लिखे यहाँ पर। तो फार्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये केजी में है। जब इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो हम लोग, जब ये चीज़ें ग्राम में दी है तो ग्राम में ही चेंज करके लिखना पड़ेगा, तो ये ग्राम में, ठीक है। तो यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू का मान यहाँ पर 30 ग्राम है। अब सबका मान रखेंगे, क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर सबका मान, यहाँ पर देख स्मॉल यम का मान रखेंगे 180, तो यहाँ पर देखिए आपका नीचे 180 है, और यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू का मान है 2.82 ग्राम, गुणे में 1000 है ही, बटे में कैपिटल डब्ल्यू का मान 30 है। अब देखिए हम लोग उड़ाएंगे सबको, क्या करेंगे, काटेंगे। 2 जीरो से 0.2 अंक पर था तो कट गया ये, ठीक ना, ये कटा। यहाँ तक समझ में आया बात। अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो से ये वाला जीरो कटा, तो यहाँ पर जो 1000 था वो खत्म हो गया। अब देखिए 3 से हम लोग काटेंगे इसको, 3 9 27, 3 9 27 बचा 1 तो हो गया 12, 12 में 3 चौको 12, तो 9 4 यानी कि 94 आ गया, ठीक है। 94/180, 94/180 को जो हम लोग भाग करेंगे 180 से 94 को, तो यहाँ पर आएगा आपका 0.522, ये मोबाइल से करके मैं लिखा हूँ, ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लगभग में आ जाएगा आपका 0.53, ठीक है। तो आंसर में दिया है आपका 0.53, ठीक है। मोलर कितना आ जाएगा, 0.53, ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड आंसर है। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक ना। इस समय आपको यही 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 टाइम है, पढ़ने की टाइम जो है आपका, यही 2 महीना है, ठीक है। जनवरी फरवरी, फरवरी में तो मान लीजिए पेपर ही है, जनवरी और ये दिसंबर का जो 15 दिन बचा है, इसमें आप लोग बहुत ही तगड़े मेहनत करिए, और 10-10 12-12 घंटा डेली पढ़िए, ठीक है। और जो अनसॉल्व पेपर का एक एक क्वेश्चन को चाट लो, कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो उसको रगड़ दो, ठीक है। यहाँ पर देखो ख वाला क्वेश्चन है, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखना है, तो यहाँ पर देखिए क्रोमाइट अयस्क देखिए आपका ये Na2Cr2O7, ये क्रोमाइट अयस्क, यानी कि जो क्रोमाइट से ये देखिए Cr2O7 है, ठीक है। तो ये इसमें लगा है सोडियम, ठीक ना, सोडियम क्रोमेट है। तो यहाँ पर सोडियम क्रोमेट जब पोटेशियम सोडियम क्रोमेट जब आप के Cl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो के है ये एन का जगह ले लेगा, Na का, सोडियम का, ठीक ना। तो यहाँ पर बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक ना। क्या बन जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, और NaCl 2NaCl निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो ये आपका बन गया। और इसका देखिए डाइक्रोमेट की संरचना देख लीजिए, यहाँ पर डाइक्रोमेट की संरचना है इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर Cr है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, देखिए 7 ऑक्सीजन लगा है,
1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। और यहाँ पर Cr2 है, यानी कि Cr, 1 Cr और 2 Cr। तो कितना Cr हो गया? 2 Cr हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम 2 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? 7 हो गया। और इस पर ये जब ये पोटेशियम हटेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है, वो भी 2 में। तो -2 चार्ज, पूरे के ऊपर -2 चार्ज लग गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो 0 Cr क्रोमियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम, ठीक ना, ये जो है 126 अंश बंध कोण, इसका जो कोण होगा, जो इसके 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 बीच में जो कोण बनता है, ये कितने अंश का बनता है? 126 अंश का बंधन कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रख लीजिएगा, इसको मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बनाना था आप बना ली, संरचना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये 12 तक का सीमित है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2 का ग। 2 का ग क्या कह रहा है कि उप सहसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उप सहसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत, देखिए यहाँ पर हेडिंग लगाना है आपको, उप सहसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्न है। इनकी जो अवधारणा थी क्या क्या थी, ये हम आपको समझाएंगे। यहाँ देखिए पहली पॉइंट है, संकुलों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। जो आपकी संकुल यौगिक होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक ना, संकुलों में जो धातु होती है वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। जो संयोजकता उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है, ठीक ना। पहला आपकी प्राथमिक संयोजकता, देखिए प्राथमिक संयोजकता में क्या आता है यह दिशाहीन तथा आयनित होती है। जो आपकी प्राथमिक संयोजकता होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक ना, इसकी कोई दिशा नहीं होती है और आयनित होती है, ठीक ना, यानी कि आयन के रूप में होती है। यह प्रायः ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। इसे कैसा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, यानी कि ऋणात्मक आयनों द्वारा। ऋणात्मक आयन जैसे कि मान लीजिए किसी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा उसी से ये क्या होगी? संतुष्ट होगी, ठीक है। बात यहाँ तक आई समझ में। अब देखिए प्राथमिक संयोजकता थी, और ये द्वितीयक संयोजकता, देखिए यह दिशात्मक तथा अनआयनित होती है। जो ये द्वितीयक संयोजकता होती है, कैसी होती है? ये दिशा में चलने वाली होती है, ठीक ना, दिशात्मक होती है। और यह अनआयनित होती है, इसमें अनआयनित होती है, आयनित नहीं होती है। यह धातु से जुड़े लिगैंड परमाणुओं की संख्या अर्थात उप संयोजन संख्या के बराबर होती है। ये जो धातु से जुड़े हुए लिगैंड होते हैं, ठीक ना, जो धातु से जुड़े हुए लिगैंड होते हैं उनके तरह की जुड़े लिगैंड परमाणु की संख्या अर्थात उप संयोजन संख्या के बराबर, यानी कि जितने लिगैंड जुड़े होंगे वही संख्या द्वितीयक संयोजकता कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक? बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। अब देखिए इसमें दूसरी पॉइंट ये है, ये तो पहली पॉइंट के हिसाब से था दोनों, ठीक ना, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक ये पहली पॉइंट था। अब दूसरी पॉइंट में ये है कि सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं। जो आपके जो सिग्मा बांध बनाने के लिए धातु जो होती है वो रिक्त संकर कक्षक द्वारा दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक ना। ओवरलैपिंग समझ रहे हैं ना, दोनों आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, ठीक ना। ओवरलैपिंग करते हैं किसके साथ? जो रिक्त होते हैं, ठीक ना, जो दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अति व्यापन करते हैं। जो रिक्त संकर कक्षक होते हैं वो समूह, जो दाता समूह होता है जो भरा हुआ होता है, वो उसके साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है, अति व्यापन, उसे अति व्यापन बोलते हैं, ठीक ना, ओवरलैपिंग को, ठीक ना। ओवरलैपिंग का नाम सुने ही होंगे 11-12 में, कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ है, हैलो एल्केन में द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं जैसे कि SN2 है, ठीक है, की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए SN2 या द्विअणुक नाभिक रागी नाभिक स्नेही या नाभिक रागी कहिए चाहे नाभिक स्नेही के, बात एक ही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न होती हैं। जो ये अभिक्रिया होती है एक ही पद में संपन्न होती है। जो आपकी SN1 जो अभिक्रिया होती है ना, SN1 जो होती है एकअणुक अभिक्रिया, वो 2 पद में संपन्न होती है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग क्रियाधारी तथा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जो आपकी अभिक्रिया है इसमें जो इसका वेग है, ठीक ना, अभिक्रिया का जो वेग है वह क्रियाधारी यानी कि
और आक्रमणकारी नाभिक से नहीं, दोनों की सांद्रता पर, यह सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, यह एक द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया है। जो आपकी SN2 अभिक्रिया है, एक ऐसी अभिक्रिया है, यह एक द्वितीयक कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। आगे चलते देखिए, इसका रिएक्शन देख लेते, एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग ने CH3Cl, ठीक ना, मेथिल क्लोराइड। क्या है ये? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड को हम लोग क्या किए हैं कि ये OH जो होता है, OH- चार्ज जिस पर होता है, तो उसी के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे। तो जो OH होगा ना, ये पीछे से वार करता है, इस पर क्या, पीछे से वार करता है। तो यहाँ से पीछे से वार किया, ये C पर आकर आक्रमण किया, पीछे से आक्रमण किया, तो इस पर O आकर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर H बाड है, H बाड है और ऑक्सीजन है, डॉट डॉट डॉट, ये बाड बनने वाला है। ये मतलब ये दर्शा रहा है कि आंशिक रूप से बना है, पूरा रूप से अभी नहीं बना है। ठीक है, और ये आंशिक रूप से इससे दूर हटेगा। अभी ये पूरा हटा नहीं है, मंद अभिक्रिया है, तो इसमें दिखा रहा है कि जो ऑक्सीजन इससे जब बाड बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि अभी यह देखिए बाड बना रहा है, अभी पूरा तरीके से बना नहीं है। और ये वाला जो है, ये पूरे तरीके से हटा नहीं है, क्लोरीन लेकर के बाड अभी हट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक स्टेप ये पूरा हो गया। ठीक है, मतलब एक ही स्टेप में दोनों कराना है, मंद अभिक्रिया, तीव्र तीव्र अभिक्रिया, दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम लोग तीव्र कराएंगे इसको, जब तीव्रता से कराएंगे, बहुत तेजी में कराएंगे, दन दे एकदम हारिस कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH जो होगा बंध जाएगा इसके साथ। ठीक ना, जो OH होगा कार्बन के साथ बंध जाएगा, तो यहाँ पर HH3HOH, ठीक ना, यानी कि मेथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथेनॉल, एल्कोहल बन गया। और यहाँ पर देखिए आपका जो Cl था, ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर Cl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Cl माइनस के रूप में बाहर निकल गया, जैसा कि OH माइनस के रूप में आया था यहाँ पर जुड़ने के लिए, उसी प्रकार से Cl माइनस के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में तो आपको आ ही गया होगा। इसमें कुछ लिखे, देखिए इसमें OH समूह पीछे से आक्रमण करता है, इस कारण क्रियाधारक का विन्यास परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उलट जाता है। ठीक है, तो जो क्रियाधारक होता है, इसमें जो क्रियाधारक होता है, ये इसमें ये पीछे से क्या करता है, आक्रमण करता है। जो OH होता है, ये किसमें, OH माइनस जो होता है समूह, पीछे से आक्रमण करता है, इस कारण क्रियाधारक का विन्यास विपरीत परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उलट जाता है। ठीक ना, तो ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चले। तो अब हम यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 पर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 3 का क देख लेते हैं। ठीक ना, तो इसके बाद यह वीडियो वहीं तक रोक देंगे। ठीक ना, देखते हैं, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो वहीं पर रोकना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पराशर दाब क्या है। पराशर दाब एकदम सिंपल सी परिभाषा लिखना है आपको। पराशर दाब क्या है? पराशर तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। ठीक ना, अंतर समझाना है। यहाँ पर देखिए पराशर दाब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, ठीक ना, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक विलायक का स्वतः प्रवाह पराशरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका हुआ पराशरण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? पराशरण था। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पराशरण कहते हैं। अब पराशर दाब देखिए किसे कहते हैं? किसी विलयन का पराशर दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर पराशरण की क्रिया रुक जाए। जो इसमें पराशरण की क्रिया हो रही है, ठीक है, जो इसमें पराशरण की जो कोई भी विलयन हो, उसमें अगर पराशरण की क्रिया हो रही है, अगर वह दाब ऐसा कोई दाब है जो उस पर आरोपित किया जाए, उस पर लगाया जाए और वह पराशरण की क्रिया रुक जाए, तो उसी दाब को हम लोग कह देंगे यही पराशरण दाब है। ठीक है, बात समझ में आई ना? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए पराशर तथा विसरण में अंतर। पराशर और विसरण में अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक और लिखना है पराशर, दूसरे को लिखना है विसरण। पराशरण देखिए, पराशरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। जो आपका पराशरण होता है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। इसमें विसरण में क्या होता है, पर अर्धपारगम्य झिल्ली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अर्ध अब आप सोचते होंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है, एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें क्या होता है, विलयन धीरे धीरे उसमें पास करता है। ठीक है, धीरे धीरे आसपास उसके पार जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर देखिए
प्रश्न नंबर अरे पॉइंट नंबर 2 है, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में वितरित होते हैं। जो परासरण होता है उसमें जो विलायक के कण होते हैं वो एक ही दिशा में वितरित होंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही चलेंगे, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही चलेंगे, एक ही दिशा में वितरित करेंगे। विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण विपरीत दिशा में विसरित होते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण क्या होते हैं, विपरीत दिशा में दिशाओं में क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं। यानी कि एक ऐसा चलेगा तो एक ऐसे चलेगा, इधर से चलेगा एक, एक ऐसे चलेगा और एक इधर से चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक ना, उल्टे चलेगा। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। यानी कि मान लीजिए दो ठे आप डब्बा भरे हैं, ठीक है, दो डब्बा भरे हैं और दोनों में एक पॉइंट एक पाइप द्वारा जोड़ दिए, ठीक है, पाइप में होल है और जोड़ दिए दोनों डब्बा में। अब जिसमें देखिए यहाँ पर परासरण में विलायक के कण जो होते हैं सांद्रण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। अगर किसी विलायक का जो कण होगा अगर कम सांद्रण है तो कम सांद्रण वाले विलयन से, मान लीजिए ये डब्बा एक है और एक डब्बा ये है, तो इसमें कम सांद्रण वाला है, इसमें अधिक सांद्रण वाला है, तो इसमें से इसमें आएगा, ठीक है। कम सांद्रण वाला विलयन जो होगा अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। तो इसमें देखिए विसरण में विलेय के कण अधिक अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। इसमें उल्टा होता है, ठीक ना। विसरण में विलेय के कण जो होते हैं अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण, इसमें से मान लीजिए ये वाला डब्बा है, ये इसमें अधिक सांद्रण वाले विलयन से इस वाले में जाएंगे, कम सांद्रण वाले विलयन में जाएंगे, ठीक है। चौथी पॉइंट है, यह द्रव अवस्था में संभव है। जो आपका परासरण होता है यह किस अवस्था में संभव होता है, द्रव अवस्था में, यानी कि लिक्विड में होना चाहिए, ठीक है, द्रव में। यह जो आपका विसरण होता है यह ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं में संभव है। यह किसी भी अवस्था में हो जाएगा, जो विसरण है यह ठोस में भी हो जाएगा, यह द्रव में भी हो जाएगा और यह गैस अवस्था में भी संभव है, ठीक है। दोनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्था में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 का ख है। प्रश्न नंबर 3 का ख, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। ये देखिए सेट नंबर 1 में पूछा गया है, 347 FZ जिसका कोड है, 2024 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 का ख देखिए, ठीक ना, चलते हैं हम लोग वहां पर, सेम उत्तर रहेगा, वही बात है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण से समझाइए। तो यहाँ पर भी पूछा वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिनाल के बारे में हम लोग लिखिए यहाँ पर, ये जो आपका फिनाल होता है जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें से जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका जल अपघटन जब कराया जाता है तो हाइड्रोजन इसमें से निकल जाता है, ठीक है। जल अपघटन इसका कराया जाता है तो हाइड्रोजन इसमें से H+ के रूप में निकल जाता है और ऑक्सीजन एक आयन के रूप में बच जाता है। तो इसी को बोलते हैं फिनाक्साइड आयन। कौन सा आयन बोलेंगे, ये फिनाक्साइड आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक ना। इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलेंगे फिनाक्साइड आयन, ठीक है। और ये देखिए कारण अब इसका बता दें कि फिनाल जो अम्लीय होता है क्यों होता है। तो यहाँ पर देखिए फिनाल को जल में घोलने पर H+ आयन तथा फिनाक्साइड आयन देता है जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय होता है। बस इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, एक एग्जाम्पल दे देना है और इसको लिख लेना है कि जो फिनाल होता है वो जल में घोलने पर कैसा आयन देता है, H+ आयन देता है तथा फिनाक्साइड आयन देता है। ये जो है आपका फिनाक्साइड है, ये H+ आयन है, ठीक है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है। ये जो अनुनाद होगा, अनुनाद जो रिजोनेंस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना, जो अनुनाद होगा इसका क्या होगा, वो अस्थाई रहेगा, ठीक है, अस्थाई होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय होता है, ठीक ना। इसके लिए इसलिए क्या होता है, फिनाल जो होता है अम्लीय होता है। तो इतना ही लिखना था, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना था, इसको लिख लीजिएगा। और देखिए आज के लिए इतनी वीडियो रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए।